नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज क्लास मेरी बहुत दिनों के बाद हो रही है, उसके पीछे के कुछ फैमिली इशू थे, इस वजह से हमारी क्लास थोड़ा लेट हो रही है। और कुछ मैं भी बिजी था मेरे अपने एक दो एग्जाम के चक्कर में। तो आज से कंटिन्यू रहेगी हमारी क्लास। अभी कुछ बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि एमटीएस को लेकर के जो हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं कि सर उनको करा दीजिए। तो आज मैं स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस कई बार पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, मैं 20 से 30 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूँ। उन क्वेश्चंस को आपको रिपीटेड करा दूंगा। उससे होगा क्या कि आपको वो रिवाइज हो जाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं पढ़े हुए तो होंगे वो आपके, और नहीं पढ़े हुए तो फिर भी कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। वो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे, आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उससे रिलेटेड अगर मैं कोई फैक्ट बताऊं तो आप उनको अलग से पॉइंट नोट डाउन कर लेना, जिससे कि वो आपको आगे बेनिफिट दे कि सर ने क्या बताया था। ठीक है, जैसे, और ये केवल एमटीएस वगैरह के लिए ही नहीं, जो एसएससी जीडी वगैरह या वनडे एग्जाम जो भी देते हैं ना, उसके लिए वन लाइनर इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्टली छोटे एग्जाम जितने भी होते हैं उसके पर्पज से, जैसे ग्रुप डी हुआ, या फिर 12th लेवल का आपका रेलवे एनटीपीसी है, और फिर एसएससी जीडी है, तो उसके हिसाब से मैंने वन लाइनर जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वही रख दिए हैं। और ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया है इनको। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। आपने डायमंड हार्बर वर्ड तो बहुत सुना होगा कि डायमंड हार्बर डायमंड हार्बर, लेकिन ये नहीं पता कि किस बंदरगाह को ये नाम दिया जाता था डायमंड हार्बर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कोलकाता आपने सुना है ना। डायमंड हार्बर के बारे में बताने से पहले मैं आपको कोलकाता के बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली जब ब्रिटिश थे ना यहाँ पर, अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने डॉक यार्ड जो बनाया, जो बंदरगाह बनाया अपने व्यापार को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कोस्टल प्लेन है, सपोज दैट ये भारत है, जितने भी यूरोपियंस आए ना, उन्होंने अपनी जो जो बस्तियां बसाई वो ज्यादातर कोस्ट पे बसाई थी, जैसे मूसलीपट्टनम, ठीक है, इधर सूरत में, ठीक है, और इधर कोलकाता में ये अपनी बस्तियां बसाई थी। तो आप समझ जाइए कि कोलकाता का जो बंदरगाह है ना, उस बंदरगाह को ही क्या बोल देते हैं हम, डायमंड हार्बर। और अब वो कोलकाता में है कौन सी जगह पे, तो ये है बेटा हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह का ही नाम क्या है, डायमंड हार्बर। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। बाकी की चीजें आपको पढ़नी नहीं है, कांडला गुजरात का है, मजगांव गोवा वगैरह, तो आप समझ जाइएगा, ये नहीं बताऊंगा। दूसरा है एक सत्रिया। सत्रिया नामक क्या है, सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, देखिए हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, कितने हैं आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है, ओडिसी, और कौन सा है बताइए, केरल का कौन सा है, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरल का कौन सा है जिसको मृणालिनी साराभाई नृत्य करती हैं। ठीक है, चलो वो चीज बता देना मुझे, मैं एक दिन आपको सारे नृत्य एक साइड स्लाइड में बता दूंगा जो जो भारत के हैं। फिलहाल हम अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा ये असम का है। ठीक है, असम किधर पड़ता है, हमारे उत्तर भारत में। देखिए भारत को जब हम देखेंगे ना ऐसे कुछ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक जब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर साउथ। ठीक है, तो असम किधर पड़ता है हमारा, इधर। तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, उत्तर पूर्व। ठीक है, असम का ही तो है सत्रिय नृत्य, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा इसका आंसर, उत्तर पूर्व। राइट आंसर होगा हमारा उत्तर पूर्व। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए कई सारी नदियां हैं जिनको अलग अलग राज्य का शोक कहा जाता है। जैसे बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। अब कहेंगे शोक क्यों कहते हैं सर इनको, शोक का मतलब है बेटा ये रातों रात पता नहीं चलने देती कि कब डायरेक्शन किधर से निकल गई। पता चली बिहारी बबुआ सो रहे हैं और रात को इधर से आई और नदी बाढ़ में लेकर के चली गई। इसलिए इसके पीछे का एक और कारण है, बिहार में डेवलपमेंट ना होने के पीछे का कारण यही है। ये कुछ नदियां हैं जो बिहार में क्या करती हैं, अपनी बाढ़ वगैरह को जानी जाती हैं, कभी भी आ जाती है इनमें बाढ़, तो इसलिए वहां पर कंपनी फैक्ट्री औद्योगिकरण नहीं हो रहा है। तो जैसे बिहार में कोसी है, बिहार का शोक कोसी है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी हमारी किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र पश्चिम बंगाल में जाती है, जाती है, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, वो वहीं पर बनाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। गंडक उधर है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दामोदर को क्या बोला जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक। क्लियर है? दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। आगे चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? देखिए, आप जितने भी हैं, आप ज्यादातर क्या देखते हैं? आप देखते होंगे एक चीज इंपोर्टेंट, एड। अगर टीवी देखा है ना तो आपने एड देखा होगा, या जब कुछ बच्चे जो 90s के बाद के हैं उन्होंने देखा होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन लड़ रहे थे 2004 का और कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो सबसे पहले यही ऐड चलता था। कौन सा? 100 दिन का रोजगार। 100 दिन का रोजगार। तो आपको पता होना चाहिए मनरेगा, महात्मा गांधी, मनरेगा की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, महात्मा गांधी। फिर आगे क्या आएगा? रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा बना था, ठीक है। पहले ये नरेगा था, ठीक है। अब इसका में कितने दिन का रोजगार? तो इसका आंसर आएगा बेटा 100 दिन का रोजगार। और शायद दिहाड़ी 203 या 213 रुपए है पर डे, हर व्यक्ति को मिलेगा कम से कम पूरे साल में 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा मनरेगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना, ठीक है। एक बार इसकी राशि वगैरह देख लेना, पर ज्यादातर पूछी नहीं जाती है। ये लेखपाल वगैरह के एग्जाम में पूछ ली जाती है, पर अभी किसी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हर बार जब जब वित्त विधेयक आता है ना, बजट आता है, तो मनरेगा में राशि इंक्रीज कर दी जाती है, चाहे वो 7-8 रुपए इंक्रीज करे, ठीक है। किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA सुना होगा आपने, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के रूप में परिवर्तित किया गया था? ये इंपोर्टेंट है, दो संगठन है एसोसिएशन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएशन, इनका काम क्या था, एसोसिएशन क्यों बने, ये एसोसिएशन की धारणा कहां से ली गई? भारत में भी तो बहुत सारे संगठन बने आजादी के लिए, इसके पीछे का एक है, आपने पिछली कई क्रांति पढ़ी होंगी, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन, जब इटली का एकीकरण हुआ तो दो अलग अलग संस्थाओं ने जन्म लिया। कौन सा? मेजिनी की बनाई हुई थी यंग इटली और यंग यूरोप, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे। ऐसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, तब भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे। तो उन्हीं की विचारधारा पर चलते हुए भारत में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस भी एक उसी का जन्म थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस भी एक उसी का जन्म थी। तो ऐसे ही दो एसोसिएशन बना दी थी, जिनमें भगत सिंह वगैरह, रास बिहारी बोस, एक घोष है एक बोस है, ठीक है, वो लोग इनमें शामिल थे। तो इनका एक जब नाम परिवर्तन किया गया, पहले तो ये HRA थी, फिर उसके बाद में HRA हुई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। ये कहां पर परिवर्तित हुआ गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे ना, कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, या SST का एग्जाम होगा, या वनडे एग्जाम कुछ भी होगा, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए, ताजमहल आगरा नहीं, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो कैसे थे? क्रांतिकारी थे। कहां पर इकट्ठा हुए थे वो बेटा? फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में इकट्ठे हुए थे जितने भी क्रांतिकारी थे। कारण क्या था बताएंगे आप? बहादुर शाह जफर का नाम सुना है ना, ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन इतना बताता हूं, बहादुर शाह जफर का नाम सुना है ना, तो इसी कारण से ये यहाँ पर फिरोजशाह कोटला मैदान बना था, और उसी पर बना दिया गया था। बहादुर शाह जफर ने नहीं बनाया था, ध्यान रखना, लेकिन उसकी जितनी मीटिंग ये होती है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, कुछ क्रांति है, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति, अच्छा, क्रांति का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्रांति? अभी यहाँ पर एक वर्ड आया क्रांति, कई बार आपने आंदोलन भी शब्द सुना होगा, आंदोलन और क्रांति। क्रांति का मतलब होता है बेटा किसी भी समय, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंस्टेंट कोई परिवर्तन कर दे, उसे बोलते हैं क्रांति। और आंदोलन एक इंस्टेंट नहीं होता, वो अनवरत रूप से चलता रहता है। अभी आंदोलन चल रहा है, फिर वो चलता रहेगा, फिर कुछ दिन के लिए ब्रेक लेगा, फिर चलता रहेगा। इसीलिए गांधी के आंदोलन मूवमेंट को क्या कहा जाता है? गांधी के आंदोलन, ठीक है। चाहे वो असहयोग आंदोलन रहा हो या कोई सा भी 2-2 साल 3-3 साल चल रहे। लेकिन अगर आप वही 1857 की क्रांति को देखेंगे तो उसको क्रांति क्या बोलते? क्योंकि वो इंस्टेंट हुई और परिवर्तन हो गया, सारी सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, इसीलिए कहा जाता है इसको क्रांति, एकदम से परिवर्तन होना। तो हरित क्रांति आ गई, ठीक है। ऐसे ही नीली क्रांति किससे संबंधित है? एक सफेद क्रांति, सफेद क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। हरित क्रांति कृषि खेती से है। तो ऐसे ही बेटा नीली क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन, वैसे तो झींगा बोलते हैं इसको, ठीक है, मछली उत्पादन से है।
ठीक है, हरित क्रांति सॉरी नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं बेटा? नंबर 1, जो BHU बनारस हिंदू कॉलेज है ना, 1916 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसने रखी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन ध्यान रखना, आधारशिला उन्होंने रखी थी, स्थापना किसने की थी? जब ये पर्टिकुलर बन करके तैयार हो गया तो इसका मतलब था एनी बेसेंट। आप इसका राइट आंसर कर देंगे। हालांकि इनका भी योगदान है, ठीक है, इनका भी योगदान है, लेकिन इनका किसमें योगदान है? इनका योगदान है बनारस हिंदू कॉलेज का, सेंट्रल हिंदू कॉलेज नहीं। उस टाइम पे ये पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका योगदान है? एनी बेसेंट का। तो कंफ्यूज मत होना। आगे, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। कौन था वो वायसराय? वायसराय वो था बेटा, बता दीजिए आप, कोई आपको पता हो। 1929 के आसपास की बात है, तो सीधी सी बात है, लाहौर अधिवेशन चल रहा था। और लाहौर अधिवेशन के बाद में क्या हुआ था, पता है कुछ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जब 1930 में 3 राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो क्लियर है ना? तो गोलमेज सम्मेलन होने के लिए जो 3 राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, उसी के क्रम में कौन थे आपको पता होगा? लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा लॉर्ड इरविन। ठीक है, और हार्डिंग वगैरह, एटली वगैरह तो ये प्रधानमंत्री वगैरह रहे बाद में, इनका कोई आता ही नहीं मतलब। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जितने भी यूपी SSSC देंगे ना, उनके लिए पूछा ही जाएगा, यूपी SSSC में। और अक्सर लेखपाल वगैरह के उसमें पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो कब हुई थी बेटा, बताएगा कोई? इसका आंसर आएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, नाबार्ड। इसका काम क्या है नाबार्ड का? ये कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। सहकारी समिति सुना है ना आपने? जितनी भी सहकारी समिति बनी हुई है, तो उनके लिए जो ऋण वगैरह उपलब्ध कराता है ना, वो नाबार्ड कराता है। और ग्रामीण विकास के लिए एक एशियाई विकास बैंक है। ठीक है, वो जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड पढ़ाऊंगा ना पॉलिटी, तब मैं उसमें बता दूंगा ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय साधन है? अनवीकरणीय साधन कौन से होते हैं? जिनको दोबारा से रिनोवेट नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं ले सकते। तो ऐसा कौन सा है? सीधी सी बात है, कोयला है। अगर एक बार जल गया तो क्या दोबारा उस कोयले को दोबारा आप उससे एनर्जी ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो ये तो सभी को पता होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला को आप अनवीकरणीय यानी दोबारा से रिसाइकल नहीं करके आप ऊर्जा ले सकते। बाकी सबको ले सकते हैं, सोलर पैनल है, ले सकते हैं। अभी आप सोलर पैनल लगा दो, उसको स्टोर कर लो, किसमें? या तो कंटिन्यू डायरेक्ट चला लो, रात हो जाएगी तो आप बैटरी में या किसी में स्टोर कर लो, फिर उसको फिर से रीयूज कर लो। ऐसे ही जल है, जल का भी यही है। मत्स्य क्षेत्र है, फिशरीज, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये तो खामोखा ऑप्शन में डाल दिया गया। भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में की ओर फैली है? देखिए, दक्षिण पश्चिम से, ध्यान रखना। हिमालय कैसे है? ये तो हमारा दक्षिण भारत है। हिमालय ऐसे है, ऐसे है हिमालय। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में किस की ओर फैली है? कौन सा, किस भाग में फैली हुई है? तो इसके ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये तीनों जितने भी है ना, ये तीनों, ये तो बेटा नीचे की तरफ है। ठीक है, अब ये ऊपर है ना, ये हिमालय ऐसे यहाँ से लटका हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा प्रदेश आता है? आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप अंडमान निकोबार देखते हो ना, ये अंडमान निकोबार, ठीक है, ये हिमालय का ही पार्ट है। ये हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय क्या था कि जब हिमालय बना ऐसे बन करके और ऐसे नीचे की तरफ लटक गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, तो जहां पर दब गया, जहां पर डूब गया, तो वो तो समुद्र हो गया। और जहां कहीं से दिख रहा है ना, तो वो क्या है? आइलैंड है। तो ये पार्ट किसका है बेटा? ये सारा पार्ट है हमारा अंडमान निकोबार। इसको अलग अलग टापू हैं, इनको निकोबार भी बोल देते हैं, अंडमान निकोबार भी बोलते हैं। तो अलग अलग टापुओं पर बसा हुआ है ये। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ध्यान रखना, अभी यहाँ पर नागालैंड में मेघालय सुना है आपने, जहां गारो खासी जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां।
तीन पहाड़ियां हैं और तीनों की तीनों पहाड़ियां किसका भाग है? हिमालय का भाग नहीं है वो किसका भाग है बेटा? वो हमारी राजमहल की पहाड़ियों का भाग है। जो राजमहल की पहाड़ियां हमारे छत्तीसगढ़ वाले एरिया में है ना, छत्तीसगढ़ कोरबा या झारखंड वाले एरिया में है, उसका ही पार्ट है ये। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, विक्रम सेठ अपनी कविता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। विक्रम सेठ एक राइटर हैं, पोएट हैं, ठीक है, ये सोशलिस्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है, और समाज में जितना भी कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रसार करते हैं। दूसरी बात एक और मैं बता दूं आपको, ये कवि भी हैं। तो इनकी कौन सी है जो कविता है वो सबसे ज्यादा फेमस हुई है? विक्रम सेठ की। और आप न्यूज़पेपर में एक स्लोगन आता है, ठीक है, आप उसमें भी इनका पढ़ सकते हैं। तो बेटा वो है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, ये लिखी गई थी कब? ये राजनीतिक थे ना, ये राजनीतिक थे, तो इन्होंने तब लिखी थी जब हमारा देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार, जिसे त्योहार का त्योहार भी कहा जाता है। अब देखिए यहां से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि त्योहार का त्योहार किस त्योहार को कहा जाता है? आप अक्सर लगाई आएंगे दिवाली। दिवाली है ही नहीं इसका आंसर, त्योहारों का त्योहार। या आप महाशिवरात्रि लगाई जाएंगे, आप सोचेंगे कि जब देवताओं के देवता कौन है? शिव, तो त्योहारों के त्योहार भी कौन से होंगे? जब शिव की शिवरात्रि मनाई जाती हो। ऐसा नहीं है, त्योहारों का त्योहार बोला जाता है बेटा तो ये 10 दिन चलता है हॉर्नबिल। और ये कहाँ चलता है? ये है बेटा नागालैंड। ध्यान रखना, एक मकरविलक्कू भी त्योहार है, इसका सिमिलर चलता है मकरविलक्कू। एक दिन मैं आपको त्योहारों की लिस्ट इधर लगा दूंगा और उनके राज्य भी लगा दूंगा कि कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जैसे असम का कौन सा है? बिहू, असम का बिहू है। उत्तर भारत का कौन सा त्योहार है? उत्तर भारत में तो ज्यादातर दिवाली, दशहरा, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं पूरे देश में। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है यहाँ का? कमेंट में बताना आप मुझे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? ठीक है, मैग्नेटिक टेप गलत आंसर होगा आपका। हार्ड डिस्क नहीं, क्योंकि मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच में कनेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क कौन सी होती है? सीडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं सीडी। एक आपने नाम सुना होगा डीवीडी, पहले चलती थी डीवीडी। ठीक है, और ये सीडी, इसमें और इसमें अंतर क्या है? चलती तो सीडी भी थी, चलती डीवीडी भी थी, लेकिन अंतर है क्योंकि इसकी जो कैश मेमोरी है ना वो बेटा 500-700 MB तक थी, ये जीबी में पहुंच गई थी। तो इसलिए जो बड़ी फिल्म एक ही डिस्क में आ जाए ना तो उसको बोल देते हैं डीवीडी। ठीक है, और जो 2-3 पार्ट होते थे उसको बोलते थे बेटा सीडी। इसमें मेमोरी केवल 700 MB मैक्सिमम होती थी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? कैश मेमोरी। इन दोनों को जो जोड़ता है ना तो वो जोड़ता है बेटा कैश मेमोरी। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। पश्चिमी विक्षोभ, पहली बात तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ कहते किसे? देखिए आज के टाइम में बारिश हो रही है, बरसात का समय चल रहा है। ठीक है, क्यों कहते हैं हमें मानसून आ रहा है या बरसात का समय चल रहा है? देखिए जब उत्तरी इसमें दक्षिण भारत में जब यहाँ का जल गर्म होगा समुद्र का तो ये 2 शाखाओं में बटेगा। एक शाखा इधर की तरफ जाएगी और एक शाखा इधर की तरफ जाएगी, पूर्व की तरफ। तो जो पश्चिम, ये पश्चिम है ना, तो पश्चिमी शाखा जब यहाँ से उठ करके चलेगी तो यहाँ पर है केरल तट। 30 जून को केरल तट पर टकरा जाता है, 30 मई को, सॉरी 1 जून को केरल तट पर टकराता है। अब केरल तट के आगे क्या आता है? फिर एक यहाँ पर आपने देखा होगा पश्चिमी घाट पर्वत, और इसमें सह्याद्री ऐसे कट हैं। ठीक है, उन कटों से निकल करके ये जो गर्म हवाएं हैं जो बारिश कराती हैं, गर्म हवाएं जो वेपराइजेशन होकर के जो हमारा पानी ऊपर की तरफ जाएगा ना वो कहां से निकलेगा? वो इनमें से निकल करके इधर बारिश कराएगा। और ये जो यहाँ पर है पुणे, इसको बोलते हैं पुणे। पुणे को इसलिए बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश क्योंकि पुणे के कगार ऐसे एक पहाड़ है, इधर से टकरा करके इधर तो बारिश करा दी है लेकिन इसके अपोजिट में बारिश नहीं करा पा रहा क्योंकि जो गर्म हवाएं थी वो यहाँ आई, यहाँ पर टकराई और उधर की तरफ नहीं पानी गया, बरसात उधर नहीं कराई। तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? रेन शेडो एरिया। ठीक है, तो पुणे को रेन शेडो एरिया में, भारत में 7 रेन शेडो जोन है, मैं बता दूंगा एक एक करके कहाँ कहाँ है। आपको राजस्थान में भी मिलेगा। ठीक है, एक एक में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये बारिश नहीं करा पाता। अब यहाँ से बच करके जो और आगे चलेंगे फिर आ जाती है यहाँ अरावली पर्वत। आप जाते हैं ना खोली, बाबा मोहन राम के यहाँ जाते हैं, दिल्ली सुना है ना, दिल्ली में पालम, दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय अड्डा है ना, पालम अब मर्ज कर दिया गया, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय अड्डा। यहां से लेकर के बेटा यहाँ गुजरात के पालम तक
ये अरावली रेंज है। भारत की क्या दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली रेंज। हिमालय नया है, हिमालय अभी जवान है और अभी बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। अरावली डेली घिस रहा है। मथुरा जाते हो ना, श्री कृष्ण के वहां गोवर्धन पर्वत सुना है? गोवर्धन पर्वत अब डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, वो पर्वत अरावली रेंज का ही पार्ट है, ठीक है। तो बेटा जब ये पैरेलल हो जाती है तो बरसात नहीं करा पाती, वो इधर से निकल करके चली जाती है। अब यहाँ से जो साइड से निकल करके जाएगी ना, तो जो दिल्ली वाला एरिया है, बच्ची कुची है, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश करा देती है 1 जुलाई के आसपास। क्लियर हो गया ना? लेकिन कई बार देखते हैं आप, अरे कहाँ उत्तराखंड में क्या आ गया, बादल फट गया। तो मैं बताता हूँ बादल फटने की घटना कौन सी होती है। ये जो शाखा इधर जाती है और एक ये पूर्व की शाखा इधर जाती है, तो जब ये यहाँ पर फंस जाएगी ना, यहाँ पर असीम बहुत ज्यादा बारिश कराएगी, और जब ये आपस में घर्षण होगी तो उसी को बोलते हैं, जब एक्स्ट्रा बारिश होगी उसी को बोलते हैं बेटा बादल फटना। ये हवाएं, ये गर्म हवाएं इधर की इधर टकरा जाएंगी और ये गर्म हवाएं इधर की इधर टकरा जाएंगी। और ये एरिया कौन सा है? हमारा उत्तराखंड वाला एरिया। इसीलिए सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं कहाँ होती है? उत्तराखंड में। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक था ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? दक्कन का पठार, कश्मीर घाटी, मालाबार तट या सुंदरवन? सुंदरवन में तो होती नहीं, सुंदरवन में तो पश्चिमी विक्षोभ होएगा ही नहीं, सुंदरवन इधर है भारत के, ठीक है। मालाबार कोस्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये तो यहाँ पर है मालाबार कोस्ट, यहाँ तो पहले ही हो गई, ठीक है। अब दक्कन का पठार यहाँ पे भी क्यों होगा सर्दियों में दक्कन के पठार पे? क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है, ये तो बच गया, एक शाखा इधर निकल गई, एक शाखा इधर निकल गई, तो ये तो बच गया, इसमें क्यों हो जाएगी? बचा कौन सा? कश्मीर घाटी। तो जो हमारे ऊपर की तरफ शाखा जाती है यहाँ कश्मीर में, यहाँ जाकर के बारिश करा देती है शीतकालीन में। कभी कभी सर्दियों में बारिश होती है ना उत्तरी भारत में, यानी यूपी दिल्ली वाले एरिया में, तो वो इसी के कारण होती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? अब आता है बेटा सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है भारतीय चंद्रमास की पूर्णिमा के दिन। किस दिन मनाई जाती है बेटा? सभी को पता है, कार्तिक, सबको पता है। लेकिन इसके पीछे का एक और भी कारण है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान वगैरह करने जाते हैं ना हम, कार्तिक में जो पूर्णिमा आती है उसके साथ त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। फिर कहते हैं अब हमारे देव उठ गए, है ना, और देवताओं का अब विवाह संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं। खैर उसके पीछे की और कहानी है, मैं बताऊंगा वो क्यों होता है। लेकिन ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखना एक और चीज, मैंने कल ही बताया था आपको, ये कार्तिक पूर्णिमा हो या कोई सी भी पूर्णिमा हो, इस सबसे ज्यादा किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। लेकिन केवल आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा का अगर कहीं पर आ जाए तो ध्यान रखना, भगवान बुद्ध का यही एक एक्सेप्शन है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो घर जो छोड़ा था, यानी महाअभिनिष्क्रमण जो किया था, वो केवल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किया था। बाकी भगवान बुद्ध का जन्म वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, उनका महापरिनिर्माण वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। हुए तीनों सब एक ही दिन थे। लेकिन ये मत सोचना कि इसी साल में हो गए एक साथ ही, नहीं नहीं, अगली अगली साल हुए, लेकिन हुए सेम डे को थे। लेकिन उन्होंने जब घर जो त्याग किया वो बेटा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किया। तो ध्यान रखना, आषाढ़ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा में कंफ्यूज मत होना, कार्तिक पूर्णिमा में गुरु नानक देव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य से संबंधित है। किस राज्य में होता है यक्षगान? आपने दो देवी देवताओं यक्ष यक्षिनी सुनी होगी कहानी, आप कभी उसकी कथा करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं या फिर और बहुत सी कथा कराते हैं, तो उनमें जो पंडित जी हैं वो कथा सुनाते हैं, उसमें एक ही कथा भी सुनाते हैं यक्ष यक्षिणी वाली, ठीक है। तो यक्षगान कहाँ का है? मैं ज्यादा नहीं डीप में जाते हुए, कर्नाटक, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कभी आप उत्तर भारत के किसी से समझ लो, हरियाणा या राजस्थान, नहीं, यक्षगान कर्नाटक में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? बंगाल में आंदोलन, मैंने अभी दो वर्ड बताए थे, आंदोलन और क्रांति। आंदोलन का मतलब है कि चलना बंद होना, चलना बंद होना। कभी भी राजनीति में देखना, कुछ लोग आते तो इतनी तेजी से हैं और जाते भी उतनी तेजी से हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वो क्रांतिकारी बनने की कोशिश करते हैं, जबकि क्रांति से आप राजनीति में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, आंदोलन करोगे तो ज्यादा दिन टिक जाओगे। केजरीवाल क्यों रुक गया? क्योंकि वो समय समय पर आंदोलन करता, मूवमेंट करता, मौका देखता, पीछे हो गया। महात्मा गांधी क्यों सक्सेस हुए? महात्मा गांधी जेल भी गए सब जगह, और महात्मा गांधी इतने पिटे भी, और ये भी महात्मा गांधी पर एलिगेशन भी लगाए जाते सब कुछ, और फिर भी राष्ट्रपिता का दर्जा। वो दुनिया के सब नेताओं से अलग क्यों है? क्योंकि आंदोलन किया, स्टार्ट किया, देखा मौका कुछ है, फिर बंद कर दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर देखा, फिर बंद कर दिया। और जबकि भगत सिंह जैसे फांसी पर चढ़ गए, क्यों? क्योंकि वो क्रांतिकारी थे। तो जो जितनी तेजी से आएगा वो उतनी तेजी से जाएगा भी। राजनीति का मूल मंत्र सीखना है तो गांधी नीति से पढ़ लीजिए, नेल्सन मंडेला की नीति पढ़ लीजिए, आप लंबे समय तक टिक जाओगे राजनीति में। अगर उनको नहीं पढ़ोगे तो आप लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे।
तो सबसे बेस्ट है ये क्या, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, जो भी है आंदोलन बंगाल में जो स्थापित किया गया था वो रामकृष्ण मिशन था। आर्य समाज कहाँ पर हुआ था, इसकी महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में बंबई में। ठीक है, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा, और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया था, ये भी महाराष्ट्र में किया गया था। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद 44, ये बेटा पहली बात तो ये समझ लीजिए किसका भाग है, डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 44 किसको कहता है, समान नागरिक संहिता। अब तक हमारे यहाँ पर समान नागरिक संहिता नहीं थी, अभी एक स्टेट में आई है उत्तराखंड ने, यानी सभी के लिए एक जैसा समान कानून। अब से पहले क्या था कि हिंदुओं के विवाह के लिए अलग कोड बिल था, मुसलमानों के लिए अलग कोड बिल था, पारसियों के लिए अलग था। अब सभी के लिए समान है। कहां पर, केवल उत्तराखंड में। उसको देखा देख अभी और राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य राइट आंसर हो जाएगा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, समस्त राज्य क्षेत्र, केवल भारत के लैंड की बात नहीं, जहां जहां भारत राज्य करता है, चाहे वो यूटी भी हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, कोई सा भी हो, राज्य क्षेत्र में समान नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। ठीक है, सबके लिए एक जैसा कानून। कानून अभी भी सबके लिए एक जैसा था, लेकिन कुछ को धर्म के आधार पर बांट दिया गया था। जैसे सिख है, कृपाण रख सकते हैं, वो उनकी धार्मिक आस्था का विषय है। ठीक है, अब मुसलमान है, मुसलमानों के विवाह में दिया हुआ है कि आप 3 तलाक कर सकते हो, या कुछ 3 तलाक भी 2 तरीका का है, एक तलाक है विद्दत, एक तलाक है सुन्नत। तो अभी जो 3 तलाक बैन किया गया है ना, वो बेटा तलाक ए विद्दत बैन किया गया है। एक साथ जो बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक, वो बैन किया गया है। एक तलाक होता है तलाक ए सुन्नत, आज बोल दिया तलाक, फिर उसके 2 महीने 3 महीने बाद बोल दिया तलाक, फिर उसके 2 महीने 4 महीने बाद फिर बोल दिया तलाक, उसको बोलते हैं तलाक ए सुन्नत, वो बैन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्या था, ये समान नागरिक संहिता के कहीं ना कहीं अगेंस्ट था। जैसे मुसलमान 7 विवाह कर सकता है, 6 विवाह कर सकता है, हिंदू में वही वर्जित है। तो अब ऐसा नहीं है, अब क्या है कि समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई है। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है, अभी बाकी राज्य इस पर काम कर रहे हैं। चलिए, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने की किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, मैंने अभी बताया था बुद्ध पूर्णिमा आती है। अब ये भी गई थी, एक गुरु पूर्णिमा गई थी, वो तो 4 दिन पहले ही गई थी गुरु पूर्णिमा। किसको, आषाढ़ के महीने की थी गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो वो बेटा वो गुरु पूर्णिमा थी, ये बुद्ध पूर्णिमा है, ये बैसाख में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बैसाख में। जेठ पूर्णिमा कोई नहीं मनाता, जेठ पूर्णिमा को सिर्फ दशहरा वगैरह स्नान वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, भारत में संसद के दोनों, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 30। चलो ठीक है, भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए कौन चुनाव आयोजित करता है, सबको पता है, पागल से पागल भी जानता है इसको, निर्वाचन आयोग। ये सभी कर लेंगे आपको शायद, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया। देखिए पानीपत में 3 युद्ध हुए, नंबर 1 1526, नंबर दूसरा 1556, तीसरा 1761। ठीक है, तो 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। 1556 हुमायूं और किसके बाद में, शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1761। ठीक है, चलिए अब तेजी से चलते हैं हम। देखिए नटवारी किस नृत्य का, ये अभी आया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, कथक, कथक से रिलेटेड है नटवारी। और आपको ये भी मैं बता दूं कि कथक कहां का है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का। कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का। और कथकली कहां का है, कथकली कहां का है, केरल का, केरल का। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम रोशनी में दिखने की क्षमता और स्वस्थ आंखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। आंखों की रोशनी तेज करने के लिए क्या खाते हो आप सबसे ज्यादा, गाजर, गाजर खाते हैं। और गाजर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। ठीक है, जिसको भी आंखों में रोशनी जा रही है, डीप गहराई में घूम गया है वो, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसके लिए कि गाजर ज्यादा से ज्यादा खाए, या ऐसे कोई भी फल खाए जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती हो, नाशपाती वगैरह खा लो। ठीक है, वापिस से रिकवर हो जाएगा। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये सबको पता है, पागल पने का क्वेश्चन है ये, 85 में। ठीक है, अच्छा तो कराना है, अच्छा अच्छा कैसे करूं, चलिए देखिए अभी हम एक पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे, ठीक है, जो हमारे इस
नॉलेज की स्टोन चैनल के। ठीक है, थोड़ा उनको तबीयत है तो अभी शायद अभी कुछ देर में मिलवा देंगे। ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी पहले मैं ये क्लास कंप्लीट कर लूं। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? नंबर 1 मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लिए गए? ये तो बेटा रशिया से लिए गए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। संसदीय सरकार, ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, यानी कि यूके से, ये ब्रिटेन से ली गई है संविधान की संसदीय व्यवस्था। ठीक है, कमला नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या कथक? कमला नारायण, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको टिक कर लेना, जरूर पूछा जाता है। ये 4-5 हैं, शोभना नारायण, कमला नारायण, इनका नाम याद रखना। ठीक है, तो ये बेटा भारतनाट्यम से हैं। ठीक है, 1526 में पानीपत में बाबर ने, किसने? अभी अभी मैंने बताया, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आराम से सभी को पता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, आगे किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली जाना जाता है? सबको पता है, बेंगलुरु। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे वो आज मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे भी आने वाले एग्जामों में ये पूछे जा सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है ही, क्योंकि क्वेश्चन का कोई ये पर्टिकुलर है तो नहीं कि आप इस एग्जाम में आ गया तो दूसरे किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, और जो वनडे एग्जाम है जितने भी हमारे, उनमें इंपोर्टेंट है। आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, शायद आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।